नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीव रूल के बारे में। यानी कि रेलवे में जितने भी लीव होता है उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे टाइप ऑफ लीव, मैक्सिमम कितने लीव को हम लोग लीव अकाउंट में जमा कर सकते हैं और उन लीवों को किस टाइप से हम लोग अपना लीव के रूप में अवेल कर सकते हैं। जैसे एक बार में मैक्सिमम कितना लीव ले सकते हैं, पूरे सर्विस पीरियड में हम लोगों को कौन सा लीव कितने दिनों का मिलता है और इन लीव के दौरान हम लोग को क्या सैलरी मिलता है। तो बहुत सारी जानकारियां जो है लीव रूल से संबंधित हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। और डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी लीव रूल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप बी यानी कि एओएम, एसीएम, एईएन इत्यादि के एग्जाम देने वाले हैं जो 4 मई 2025 को 70% कोटा के तहत होने वाला है, तो उसमें भी लीव रूल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लीव रूल से संबंधित पूरे कंप्लीट वीडियो को आप देखेंगे तो लीव रूल से संबंधित प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो जो नायर के द्वारा 70% कोटा के तहत जो है 17 मार्च 2024 को जारी किया गया था, जिसमें एओएम, एसीएम, एएमएम, एएमई, एईएन इत्यादि 70% कोटा के तहत ये पूछा गया था, जिसका फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा संबंधित प्रश्न जो 40 होते हैं, इन 40 प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं और 5 वीडियो जो है हमारे इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख ले, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लीव रूल होता है वह आईआरईसी, जो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, आईआरईसी, आईआरईसी के 2 वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। तो जो लीव रूल है वो आईआरईसी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में दिया गया है। लीव रूल कहाँ दिया गया है? तो आईआरईसी वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में। चैप्टर अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला लीव क्या है, टाइप ऑफ लीव। देखिए इस साइड जो है पूरा टाइप ऑफ लीव दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि आप ये जो भी लीव है इसको मैक्सिमम अपने लीव अकाउंट में कितने जमा कर सकते हैं उसकी संख्या दिया गया है, और ये लीव के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलएपी। एलएपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीव ऑन एवरेज पे। लीव ऑन एवरेज पे ये जो मैक्सिमम होता है ये आप अपने लीव अकाउंट में 300 प्लस 15 दिन जो है आप जमा कर सकते हैं। 300 प्लस 15 दिन के बाद जो भी आपका एलएपी जमा होगा वह पुनः समाप्त हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एलएपी को जो है 300 प्लस 15 दिन को जमा किया जा सकता है, इससे ज्यादा लीव जमा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि ये एलपी जो होता है साल में, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार आपके छुट्टी कैलेंडर यानी कि लीव अकाउंट में जमा होता है। एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को। 1 जनवरी को जो है 15 दिन का छुट्टी आपके लीव अकाउंट में जमा होगा, उसी तरह से 1 जुलाई को 15 दिन के। इस तरह से एक साल में 30 दिन का छुट्टी जो है एलपी छुट्टी किसी भी कर्मचारी के लीव अकाउंट में जमा होता है। और लीव जो होता है एक बार में, अगर आप चाहेंगे कि एलपी एवेल करना चाहते हैं तो एक बार में यानी कि मैक्सिमम 180 डेज एवेल कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम एलपी जो है 180 दिन ले सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैक्सिमम एलपी एक बार में कितना लिया जा सकता है, तो 180 दिन। एलपी छुट्टी पूरे साल में कितना जमा होता है एक कर्मचारी का, तो 30 दिन, जो 1 जुलाई को 15 दिन और 1 जनवरी को 15 दिन। अगर पूछा जाए कि पर महीना एलपी कितने जमा होता है, तो पर महीना जो है एलपी 2.5 यानी कि 2.5 की संख्या में एक महीना में एलपी जमा होता है। इसलिए 6 महीना को निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में, तो वो हो जाएगा 15। तो ये सारे प्रश्न बन रहे हैं एलपी के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं एलएचपी यानी कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे। लीव ऑन हाफ एवरेज पे जो होता है यह एलपी का ही एक भाग है। यहाँ पे लीव ऑन हाफ एवरेज पे
जो लीव अकाउंट में जमा करने का लिमिट है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि हाफ एलएपी एक कर्मचारी के लीव अकाउंट में बहुत सारे जमा किए जा सकते हैं, उसका कोई गिनती नहीं हो सकता है। तो इसका नो लिमिट। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हाफ एलएपी को किसी कर्मचारी के लीव अकाउंट में कितनी जमा किया जा सकता है, तो ये नो लिमिट यानी कि अनगिनत। अब हम लोग समझते हैं कि 10 + 10 का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे 10 जो है ये हाफ एलएपी यानी कि एलएचपी जो होता है, साल में 20 दिन एक लीव अकाउंट में जमा होता है। एक कर्मचारी को एक साल में 20 दिन का एलएचपी मिलता है, जो 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन, यानी कि एलएपी 15-15 दिन मिलता है। और उसके जबकि हाफ एलएपी जो होता है 10 दिन 10-10 की संख्या में जमा होता है। और एक बार में मैक्सिमम हाफ एलएपी जो है 24 मंथ यानी कि 2 वर्ष, एक बार में हाफ एलएपी को 2 वर्ष तक अवेल किया जा सकता है। तो ये सारे प्रश्न हाफ एलएपी के ऊपर बन रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव जो होता है, इसको जमा करने का कोई लिमिट मतलब नो लिमिट, ये किसी लीव अकाउंट में जमा नहीं होता है, यानी इसका कोई आंकड़ा लेखा जोखा नहीं रहता है। अब ये इसको क्या अवेल करने का नियम क्या है, तो ट्विस्ट ऑफ एलएचपी और मेडिकल ग्राउंड, यानी कि दो गुना एलएपी के बदले जो है आप एक दिन का कम्यूटेड लीव ले सकते हैं, वो भी मेडिकल ग्राउंड के आधार पे। मेडिकल यानी कि अगर आप सिक सर्टिफिकेट के आधार पे 2 एलएचपी के बदले एक दिन कम्यूटेड लीव में ट्रांसफर करा सकते हैं। फॉर स्टडी लीव 180 डेज, यानी कि मैक्सिमम कम्यूटेड लीव जो है अगर स्टडी लीव के लिए है तो 180 दिन के लिए आप कम्यूटेड लीव को करा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू जो होता है, यह कर्मचारी को तभी दिया जाता है जब किसी कर्मचारी के लीव अकाउंट में कोई भी किसी भी प्रकार की छुट्टियां नहीं बची रहती है। सिंपल से इसका नाम ही है लीव नॉट ड्यू, यानी कि किसी कर्मचारी के लीव अकाउंट में अगर कोई छुट्टी शेष नहीं हो तो उसको लीव नॉट ड्यू, जिसको एलएनडी के नाम से भी जानते हैं, उसको दिया जाता है। अब मैक्सिमम 360 दिन इन सर्विस और मेडिकल ग्राउंड। लीव नॉट ड्यू जो है पूरे इंटायर सर्विस में 360 दिन ही आप अवेल कर सकते हैं, वो भी मेडिकल ग्राउंड। यानी कि आप चाहेंगे कि इस तरह से लीव ले लें लीव नॉट ड्यू, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको मेडिकल ग्राउंड यानी कि सिक सर्टिफिकेट के आधार पे पूरे सेवा काल में आप 360 दिन लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं। और लीव नॉट ड्यू अगर आप पे कोई छुट्टी नहीं है तो फिर ये लीव नॉट ड्यू किस छुट्टी में ट्रांसफर होगा, तो ये एलएचपी के बदले लीव नॉट ड्यू दिया जाता है। यानी कि ये देखा जाता है कि किसी कर्मचारी के भविष्य में कितने एलएचपी जमा होने वाला है। सपोज कीजिए कि किसी कर्मचारी का 2 साल का ही सर्विस बचा हुआ है, यानी 2 साल में उसके अकाउंट में मात्र यहाँ पे कितने 10 और 10 20, एक साल में 20 एलएचपी जमा होता है, तो 2 साल में 40 एलएचपी जमा होगा। और उसको लीव नॉट ड्यू लेने की आवश्यकता है, तो उसको 2 साल की सर्विस बची हुई है तो उसको 40 दिन का ही लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। अगर उस कर्मचारी को 60 दिन का लीव नॉट ड्यू दे देंगे तो फिर उसको 60 दिन जो है उसके अर्निंग करने की संभावना ही नहीं है, चूंकि वो 2 साल में रिटायर कर जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि लीव नॉट ड्यू देखा जाता है कर्मचारी का नौकरी कितने दिन बचा है और उसको कितना जो है एलएचपी उसके अकाउंट में जमा होने की संभावना है। अब हम लोग समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको बोलचाल की भाषा में जो है एलडब्ल्यूपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को एलडब्ल्यूपी यानी कि लीव विदाउट पे, ये मैक्सिमम जो है पूरे सेवा काल में 5 साल के लिए ले सकते हैं। यानी कि समझिए कि लीव एलडब्ल्यूपी यानी कि आप अगर ऑथराइज अब्सेंट होते हैं या अनऑथराइज अब्सेंट होते हैं तो मैक्सिमम पूरे सेवा काल में 5 साल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे 6 नंबर जो लीव दिया है, ये स्पेशल क्लास अप्रेंटिस। यहाँ पे जो एप लिखा है इसको अप्रेंटिस पढ़ेंगे हम लोग।
जो रेलवे एक्ट 1961 के तहत जो अप्रेंटिस होते हैं उन्हीं पर ये नियम लागू होगा, यानी उन्हीं को ये लीव जो दिया जाएगा। तो स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को जो है मैक्सिमम उनके जो अप्रेंटिस पीरियड होगा उसमें मैक्सिमम 1 साल में 30 दिन के लिए छुट्टी दिया जा सकता है। तो आप याद कर लेंगे, परीक्षा में पूछी जाती है कि स्पेशल क्लास अप्रेंटिस को 1 साल में कितना लीव मिलता है, तो 30 दिन का। उसके बाद जो है अप्रेंटिस मैकेनिकल एंड अदर अप्रेंटिस, अगर मैकेनिकल अप्रेंटिस है या कोई अदर दूसरा अप्रेंटिस है तो उसको 16 दिन का जो है फुल स्टाइपन के साथ जो है छुट्टी मिलेगा। और अगर हाफ स्टाइपन के बदले वो छुट्टी लेना चाहता है तो उसको 20 दिन का मिलेगा। तो मैकेनिकल अप्रेंटिस या अदर कोई दूसरा अप्रेंटिस है तो 16 दिन छुट्टी अगर मिलता है तो उसको फुल स्टाइपन मिलेगा। और अगर 20 दिन वो छुट्टी लेता है तो इस 20 दिन के पीरियड में उसको हाफ स्टाइपन मिलेगा, वो भी मेडिकल ग्राउंड पे। उसके बाद होता है एक ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस को जो है फुल स्टाइपन पर 12 दिन का छुट्टी मिलता है और 15 दिन का जो छुट्टी मिलता है वो हाफ स्टाइपन पर ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो ये हो गया अप्रेंटिस के लिए। अब हम लोग समझते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जो है ये भी आप अपने लीव अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक छुट्टी जो है आप अपने लीव अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं, ये भविष्य में मिलने वाला छुट्टियां होती है। तो मैटरनिटी लीव जब है तो मैटरनिटी लीव जो है यह जब कोई महिला रेल कर्मचारी माँ बनती है तब उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है। और ये मैटरनिटी लीव प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही दिया जाता है, यानी कि प्रथम 2 जो जीवित बच्चे होंगे उसी के लिए मैटरनिटी लीव दिया जाता है। और एक बच्चे पर 180 दिनों के लिए मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि एक बच्चे के जन्मदिन पर एक महिला रेल कर्मचारी को जो है 180 दिन का मैटरनिटी लीव मिलता है। वो चाहे तो बच्चे का जो इशू डेट है उससे 3 महीना पहले और इशू डेट के 3 महीना बाद भी ले सकती है, या इशू डेट के बाद लगातार 6 महीना ले सकती है। और ये 2 सर्विंग चाइल्ड यानी कि 2 जीवित बच्चे पर ही मैटरनिटी लीव मिलता है। उसके बाद पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव क्या है, तो पैटर्निटी लीव जो है किसी पुरुष रेल कर्मचारी को पिता बनने पर उसके बदले उनको पैटर्निटी लीव दिया जाता है। और ये भी प्रथम 2 जीवित बच्चों पर ही पैटर्निटी लीव दिया जाता है। जो एक बच्चों के जन्म पे 15 दिन का पैटर्निटी लीव और दूसरे बच्चे के जन्मदिन पर भी 15 दिन का पैटर्निटी लीव। इस तरह से कोई पुरुष कर्मचारी पूरे अपने सर्विस में 30 दिन का पैटर्निटी लीव ले सकता है, जो 2 पीरियड में यानी 2 बच्चे के जन्मदिन पर। यहाँ पे 2 सर्विंग चाइल्ड यानी 2 जीवित बच्चे यूज इन 6 मंथ। अब क्वेश्चन आता है कि पैटर्निटी लीव जो है बच्चे के जन्मदिन के कितने दिनों के बाद ले सकते हैं, तो 6 महीना तक वैलिडिटी होता है कि आप 6 महीना तक पैटर्निटी लीव का यूज कर ले, नहीं तो वो पैटर्निटी लीव आपका जो है एक्सपायर कर जाएगा। अब हम लोग समझते हैं चाइल्ड एडॉप्शन लीव। चाइल्ड एडॉप्शन लीव क्या होता है कि किसी महिला कर्मचारी के बच्चे जो है एडॉप्शन हो जाता है उसको चाइल्ड एडॉप्शन लीव कहा जाता है। अब इसमें कई प्रकार के चाइल्ड एडॉप्शन लीव दिया जाता है, जैसे चाइल्ड के उम्र के अनुसार दिया जाता है। जैसे चाइल्ड लेस देन 1 मंथ, अगर 1 महीने से कम का बच्चा हो तो उसके लिए जो है 12 मंथ का चाइल्ड एडॉप्शन लीव दिया जाता है। अगर बच्चे का उम्र जो है 6 से 7 मंथ हो तो उसके पीरियड में 6 मंथ का जो है चाइल्ड एडॉप्शन लीव दिया जाता है। और अगर चाइल्ड बच्चे का उम्र जो है 9 से 10 महीने से कम हो तो उसके लिए जो है 3 महीने का चाइल्ड एडॉप्शन लीव दिया जाता है। फॉर 2 सर्विंग चाइल्ड यानी कि 2 जीवित बच्चों के लिए ही चाइल्ड एडॉप्शन लीव दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं 12 नंबर पे जो है चाइल्ड केयर लीव, जिसको शॉर्ट में सीसीएल के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको सीसीएल के नाम से जाना जाता है, जो पूरे सेवा काल में 730 दिन एक कर्मचारी को मिलता है। चाइल्ड केयर लीव जो है महिला रेल कर्मचारी को दिया जाता है, या अगर कोई सिंगल मेल कर्मचारी हो यानी कि उसकी पत्नी अगर नहीं हो तो उनको भी चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। अब चाइल्ड केयर लीव जो होता है चाइल्ड अप टू 18 ईयर्स यानी कि बच्चे का उम्र 18 साल होने तक चाइल्ड केयर लीव लिया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव मुख्य तौर पर 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, जो बच्चों के देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। यह महिला रेल कर्मचारी एवं सिंगल पुरुष कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है।
पूरे सेवा काल में 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। अब बच्चे का उम्र कितने उम्र तक चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, तो 18 साल के उम्र तक। 3 टाइम्स इन ईयर, चाइल्ड केयर लीव जो है एक साल में आप 3 बार ले सकते हैं, यानी कि एक वर्ष में आप 3 बार चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। मिनिमम 5 डेज, यानी कि आपको कम से कम अगर एक बार चाइल्ड केयर लीव ले रहे हैं तो कम से कम 5 दिन का लेना होगा। 5 दिन से कम चाइल्ड केयर लीव जो है नहीं मिलता है। फीमेल एंड सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट, मैंने अभी बताया कि ये चाइल्ड केयर लीव जो होता है महिला रेल कर्मचारी एवं सिंगल मेल कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। उसके बाद मे ऑल्सो बी ग्रांटेड CCL, नो एज लिमिट फॉर चाइल्ड इज डिसेबल, यानी कि अगर कोई हैंडीकेप्ड बच्चा है तो उसका देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव के लिए कोई उसके उम्र की सीमा नहीं है। अगर हैंडीकेप्ड है और उसकी उम्र 30 साल भी हो गया है तो भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। हैंडीकेप्ड का उम्र अगर 35 साल भी हो गया तो चाइल्ड केयर लीव मिलेगा, बशर्ते उसका जो हैंडीकेप्ड का सर्टिफिकेट है वह मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर 40% से कम हैंडीकेप्ड डिसेबल सर्टिफिकेट बना है तो फिर वो हैंडीकेप्ड यानी कि डिसेबल चाइल्ड केयर लीव लागू नहीं होगा। इफ सिंगल फीमेल, अगर कोई महिला सिंगल है यानी कि वो विडो है तो उसको एक साल में 6 टाइम इन ईयर, तो उसको एक साल में 6 बार चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। देखिए चाइल्ड केयर लीव जनरली एक साल में 3 बार ही मिलता है, लेकिन अगर महिला कोई सिंगल है यानी विडो है तो उसको एक साल में 6 टाइम इन ईयर, एक साल में 6 बार चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है। अब इसको पेमेंट किस प्रकार से मिलता है चाइल्ड केयर लीव के, तो 100% फुल सैलरी अप टू 365 डेज, यानी 730 को आप डिवाइड करेंगे तो 365 दिन और 365 दिन यानी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहले आप जो चाइल्ड केयर लीव 365 दिन एवेल करेंगे उसके लिए जो आपका सैलरी बनेगा वो 100% यानी फुल सैलरी बनेगा। जितना आप ड्यूटी करते हैं वो सैलरी बनता है, वही सैलरी आपको 365 दिन चाइल्ड केयर लीव के लिए बनेगा। एंड 80% सैलरी फॉर नेक्स्ट 365 दिन, यानी आगामी जो 365 दिन CCL आप लेंगे उसके लिए 80% सैलरी आपको मिलेगा। अब कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, यानी कि जो IREC इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड में जो भी लीव दिया गया है उन सभी लीवों के साथ जो है आप चाइल्ड केयर लीव को कंबाइंड करके ले सकते हैं। जैसे 5 दिन चाइल्ड केयर लीव लिए, अगर आपको जरूरत पड़ गया कि 4 दिन और छुट्टी लेना है तो आप उसके साथ LAP हाफ LAP लगा सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो CL होता है उसे आप किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव के अर्थ हो गया कि जो IREC इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड के वॉल्यूम 1 में जो लीव का जो मेंशन है उन्हीं लीव के साथ आप कंबाइंड कर सकते हैं। तो CL जो है इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड के 5 चैप्टर में नहीं दिया गया, इसलिए CCL को CL के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं हॉस्पिटल लीव, जिसको IOD बोला जाता था, इसको ओमिटेड यानी कि खत्म कर दिया गया है। उसी तरह से स्पेशल डिकैपेबिलिटी लीव होता था, इसको भी ओमिटेड खत्म कर दिया गया है। और इन दोनों के बदले आया है एक WRIIL, जो नया लीव एक आया है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। देखिए इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। और वर्क रिलेटेड लीव जो होता है वह स्पेशल डिकैपेबिलिटी लीव एंड हॉस्पिटल लीव के बदले लाया गया है। फुल पे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यह आपको तभी मिलेगा जब आपको किसी कारण से चोट लग गया हो या ड्यूटी के दौरान आप घायल हो गए हैं, उसी दौरान आपको ये लीव मिलेगा। अब फुल पे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, आप जब तक हॉस्पिटल में एडमिट यानी भर्ती रहेंगे उस पूरे पीरियड में आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 साल भी हॉस्पिटल में एडमिट रह गए तो पूरे 1 साल तक जो है आपका कंप्लीट यानी फुल पे मिलेगा। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल के बाद अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आप आ गए अदर देन RPF, देखिए ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ अभी अदर देन यानी कि RPF को छोड़कर,
तो हॉस्पिटल के दौरान पूरा पीरियड के साथ जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे पूरा सैलरी मिलेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फुल पे मिलेगा कितने दिन तक, तो 6 मंथ तक, प्रथम 6 मंथ तक। जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो उस डिस्चार्ज से 6 महीने तक आपको फिर से पूरा पे मिलेगा। उसके फिर 6 महीने के बाद जो है 12 मंथ का हाफ पे मिलेगा। अगर आप इस 12 मंथ का भी फुल पे लेना चाहते हैं तो अलाउ फॉर कम्यूटेशन ऑफ द सेम, तो आपको कम्यूटेशन कराना पड़ेगा हाफ एलपी का। तो हाफ एलपी का अगर कम्यूटेशन करा देते हैं तो आपको ये 12 मंथ में जो हाफ पे मिल रहा है ये 12 मंथ का भी फुल पे मिल सकता है। आप शॉर्ट में याद कर लीजिए कि हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड यानी कि जो हॉस्पिटल का पीरियड है उसके दौरान पूरा सैलरी बनेगा। हॉस्पिटल के बाद 6 महीना तक आपको फिर से पूरा सैलरी बनेगा। 6 महीना के बाद फिर 12 महीना तक जो है आपको हाफ सैलरी बनेगा। हाफ सैलरी को फुल में कराना चाहते हैं तो आपको अपना जो आपके अकाउंट में हाफ एलपी बचा हुआ है आप उसका कम्यूटेशन करा लेंगे तो आपको 12 महीना का भी फुल सैलरी बन जाएगा। ये जो भी बात किए हम लोग आरपीएफ को छोड़कर, अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल आरपीएफ के लिए। आरपीएफ स्टाफ फुल पे एंड अलाउंस, आरपीएफ स्टाफ को फुल पे एंड अलाउंस फॉर फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ जो है फुल पे और अलाउंस मिलेगा। आफ्टर 24 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद जो 24 मंथ आएगा उस दौरान भी फुल पे ओनली विदाउट अलाउंस, यानी कि फुल पे मिलेगा लेकिन उसके दौरान कोई अलाउंस यानी भत्ता नहीं मिलेगा। 6 महीना तक तो फुल पे प्लस अलाउंस भी मिलेगा, लेकिन 6 महीना के बाद जो 24 महीना आएगा उस 24 महीना में भी फुल पे मिलेगा लेकिन विदाउट अलाउंस, इस दौरान अलाउंस नहीं मिलेगा। एलपी अब्लिक हाफ एलपी में नॉट बी क्रेडिट ड्यूरिंग रील। आपको सबसे इम्पोर्टेंट डब्ल्यू वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव में समझना है। तो इस दौरान जो है आपको एलपी और हाफ एलपी आपके लीव अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं होगा। सपोज कीजिए कि आप 6 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहे विरिल छुट्टी के दौरान, तो आपको जो 6 महीना में 15 दिन का एलपी जमा होता है आप जब ड्यूटी करते हैं तो, और 10 दिन का हाफ एलपी जमा होता है। तो अगर आप इस छुट्टी में रहेंगे तो आपको वो छुट्टियां आपके अकाउंट खाता में जमा नहीं होगा, तो आपको इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट छुट्टी जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्टडी लीव के बारे में। जो स्टडी लीव होता है वो अध्ययन करने के लिए जो रेलवे के लिए लाभदायक हो उसी का स्टडी लीव मिलता है। तो स्टडी लीव जो होता है एक बार में, अगर कर्मचारी की बात किया जाए तो अगर कोई कर्मचारी चाहता है स्टडी लीव लेना तो एक बार में उसको 12 मंथ का स्टडी लीव मिलता है। पूरे सेवा काल में जो है उसको 24 मंथ का स्टडी लीव मिलता है। और अगर कोई डॉक्टर हैं रेलवे के तो उनको पूरे सेवा काल में 36 मंथ का स्टडी लीव मिलता है। तो आप याद कर लेंगे कि स्टडी लीव एक बार में अगर कोई कर्मचारी लेगा तो 12 मंथ का, पूरे सेवा काल में किसी कर्मचारी को 24 मंथ का, और अगर कोई डॉक्टर हैं तो उनके पूरे सर्विस काल में 36 मंथ। और अगर स्टडी लीव के साथ किसी अन्य छुट्टी को कंबाइंड करके लेना चाहते हैं तो आप 28 मंथ जो है स्टडी लीव का उपयोग कर सकते हैं विथ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी ये छुट्टी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही आपको स्टडी लीव दिया जाएगा। फिर लीव ऑन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर की बात किया जा रहा है। अगर आपका ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पे हो जाता है तो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ज्वाइनिंग करने के लिए समय दिया जाता है, उसी को ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग लीव कहा जाता है। अब ये ज्वाइनिंग लीव जो है अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है। जैसे अगर आपके जो ट्रांसफर हुआ है विद इन 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर तक है दूरी एक स्टेशन, यानी पुराने स्टेशन से नए स्टेशन के बीच की दूरी 1 से लेके 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको 10 दिन का लीव ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लीव। अगर आपका 1001 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, और अगर 2000 किलोमीटर से अधिक है तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ज्वाइनिंग टाइम जो है 1 से लेकर 1000 किलोमीटर तक अगर दूरी हो तो आपको 10 दिन, और अगर
1 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक दूरी है तो आपको 12 दिन, और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 दिन। लेकिन अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे ट्रांसफ़र हुआ और अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको मात्र 12 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। लेकिन हवाई यात्रा जो है कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। इसको हवाई यात्रा करने के लिए जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं वो भी HAG रैंक के होंगे, तभी हवाई यात्रा उनको मान्य होगा। अब हम लोग समझते हैं CL। CL जो होता है लाइन कर्मचारी और ऑफिस कर्मचारियों को अलग अलग मिलता है। लाइन कर्मचारी को एक वर्ष में यानी एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का CL मिलता है, और ऑफिस कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिन का CL मिलता है, और उनको 2 दिन का RH मिलता है यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो इस तरह से उनको भी 10 दिन का छुट्टी हो जाता है। अंतिम दिया है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट जो होता है, आप एक बार में सर्विस काल में 10 दिन का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। और लीव इनकैशमेंट जो है इन सर्विस पीरियड में जो लीव इनकैशमेंट होता है वह LAP छुट्टी का होता है, मात्र LAP छुट्टी का होगा। और एक बार में मैक्सिमम 10 LAP छुट्टी का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, और इस तरह से आप 6 बार करा सकते हैं। एक बार में 10 बार, तो पूरे सेवा काल में 6 टाइम ही आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। इस तरह से पूरा सेवा काल में जो है 60 दिन का लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। और इसके लिए ब्लॉक बनाया गया है। ये ब्लॉक शुरू हुआ था 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2008 तक। इसी तरह से फिर अगला ब्लॉक शुरू हुआ 1 सितंबर 2010 से 31 अगस्त 2012 तक। फिर इसी तरह से शुरू जो होगा 1 सितंबर 2012 से लेकर 31 अगस्त 2014 तक। अभी जो है कौन सा ब्लॉक चल रहा है, उस ब्लॉक में आपका लीव इनकैशमेंट कराया जाएगा, यानी 2 साल के बाद ही आप दूसरे लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। उसके बाद लीव इनकैशमेंट कराने के लिए आपके जो लीव अकाउंट है यानी LAP का लीव अकाउंट है, उसमें मिनिमम 40 LAP बचे होना चाहिए। 40 LAP का अर्थ हुआ कि आप अगर 10 दिन का लीव इनकैशमेंट कराते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 30 दिन का छुट्टी होना चाहिए। तो लीव इनकैशमेंट अगर करा रहे हैं तो मिनिमम 40 दिन का LAP शेष होना चाहिए, यानी कि 10 दिन कटने के बाद 30 दिन का LAP आपके लीव बैलेंस यानी लीव अकाउंट में शेष होना चाहिए। तो ये था लीव से संबंधित कुछ जानकारियां। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।